मध्यकाल के नगरों की उत्पत्ति पर प्रभाव डालने वाले कारक। उपरोक्त विवेचन से ये स्पष्ट होता है कि इस अवधि में भारत के नगरों की उत्पत्ति व विकास को प्रभावित करने में मुस्लिम शासकों की देश में अपना प्रभाव व शासन क्षेत्र फैलाने की प्रवृत्ति ने विशेष योगदान दिया। मुस्लिम काल में उन नगरों को बड़े नगरों में बदलने को प्रोत्साहन मिला जो दस्तकारी वस्तुओं का निर्माण, व्यापार, प्रशासकीय एवं शिक्षा संस्थान की सुविधा से युक्त थे। इनमें से अनेक नगरों को मुस्लिम शासकों ने प्रादेशिक राजधानी के रूप में चुना। दिल्ली नगर, जिसने समय समय पर अपने बसाव स्थान में परिवर्तन किया, देश की राजधानी नगर बना रहा। मुगल काल में मुस्लिम शासकों के परस्पर लड़ते रहने के कारण नगरों का विकास नियोजित ढंग से नहीं हो सकता। उन्होंने ये तो वर्तमान कस्बों को राजधानी के रूप में चुना या फिर नए स्थानों पर अपनी राजधानियां स्थापित की। 1550 से 1712 के दौरान जो नगर पहले लूटपाट के डर से विकसित नहीं हो पाते थे, उनको विकास का अवसर नहीं मिला। राष्ट्रीय मार्गों, सराय और बाजार की स्थापना ने उद्योग एवं व्यापार कार्य के विकास में मदद की। वह ग्रामीण सेवा केंद्र जो प्रशासकीय कार्यों की स्थापना के लिए चुने गए थे, व्यापारिक कार्यों के विकास को बल मिला तथा उनका काफी विकास हुआ। दिल्ली, मथुरा, आगरा व इटावा को सड़क द्वारा अकबर ने समय में जोड़ दिया था। अकबर, शेरशाह जैसे प्रसिद्ध मुस्लिम शासकों ने के शासनकाल में देश में नगरों के विकास को सबसे अधिक महल मिला। इनके शासनकाल में राष्ट्रीय सड़क मार्गों, सराय, धर्मशालाओं, बाजार एवं व्यापारिक सुविधाओं का काफी अधिक विकास हुआ। इन सांस्कृतिक कारणों ने न केवल वर्तमान नगरों के विकास में बल्कि अनेक नए नगरों की स्थापना में भी मदद की। अकबर के समय में नगरों का सबसे अधिक विकास हुआ। इस समय देश आर्थिक व प्रशासनिक दृष्टि से सही तस्वीर बन चुका था। देश को प्रशासकीय इकाइयां जैसे प्रांतों, सूबों, कोर डिवीजन, खंड, सरकार, डिवीजनों को जिला, दस्तूर व जिलों को परगना में बांटा गया। प्रत्येक परगना के लिए एक बस्ती को उस परगना के मुख्यालय के रूप में चुना गया तथा वहां प्रशासनिक कार्य की सुविधाएं जुटाई गई। इन परगना राजधानियों में ईंटों व मिट्टी के किलों की स्थापना की गई, जिससे इनके प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित होने के साथ साथ दुर्ग के नगर, गैरिसन सिटी के रूप में भी विकास हुआ। मध्यकाल में नगरों के विकास पर निम्न बातों पर प्रभाव देखने को मिलता है। पहला, दस्तकारी वस्तुओं का निर्माण एवं व्यापारिक कार्यों का विकास। दूसरा, सामरिक महत्व की स्थिति रखने वाले स्थलों का विकास। तीसरा, मस्जिद, पार्क, बाग, सराय आदि की उपस्थिति का प्रभाव तथा चौथा, प्रशासनिकी एवं शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना का प्रभाव। मध्यकाल के कुछ महत्वपूर्ण नगर। दिल्ली। वर्तमान दिल्ली देश का तीसरा सबसे बड़ा महानगर है। इसका बसाव स्थान इतना महत्वपूर्ण है कि 3500 वर्ष पूर्व के समय इसी स्थान पर लगभग 181 वर्ग किलोमीटर के दायरे में बार बार बसती व उजड़ती रही। महाभारत के काल के इस इंद्रप्रस्थ नगर कोयसा से 100 वर्ष पूर्व राजा दिलीप उपनाम दिल्लू तथा उसके बाद राजा अनंगपाल ने दिल्ली को 1052 में पुनः बसाया। 1170 में पृथ्वीराज ने दिल्ली पर शासन किया और उसको हटाकर 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन दिल्ली का शासक बना। इतिहासकार के अनुसार यहाँ की सबसे पुरानी इमारत कुतुब मीनार व कुतुब मस्जिद है। अलाउद्दीन खिलजी ने पुरानी राजधानी में उत्तर पूर्व में मजबूत किलाबंदी करके सीरी नाम का नगर बसाया। बाद में इसका नाम शाहपुर पड़ा। 1321 में गयासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार से 6.25 किलोमीटर पूर्व की तरफ अपनी राजधानी बनाई तथा इसका नाम रखा तुगलकाबाद। इस नगर के अवशेष आज भी मौजूद है। ये नगर केवल 6 वर्ष तक ही राजधानी
रहा। तुगलक वंश के तीसरे बादशाह का नाम फिरोज शाह तुगलक था। उसने भी 1354 में नई राजधानी बसाई और उसका नाम रखा फिरोजाबाद। फिरोजाबाद नगर जिस स्थान पर बसा था उसे आजकल फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में कई ऐसे नगर बसाए गए जिनके चारों ओर चार दीवारी का निर्माण किया गया। अहमदाबाद, शाहजहानाबाद इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। अहमदाबाद नगर जो आज भारत का बड़ा औद्योगिक नगर है के चारों ओर दीवार का निर्माण करा गया और उसमें 7 दरवाजे बनाए गए थे। अकबर के पौत्र शाहजहां ने 1638 में वर्तमान पुरानी दिल्ली को बसाया था तथा उसका नाम शाहजहाबाद रखा था। आगरा, लखनऊ ये 2 प्रमुख नगर मुगलों के द्वारा बसाए गए थे। नगरीय विकास के कारण मध्य युग की समाप्ति के साथ साथ सामंतों का पतन हो गया और उनके स्थान पर शक्तिशाली शासकों का उदय हुआ। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया, स्वीडन आदि देश में शक्तिशाली शासकों का उदय हुआ। इन शासकों ने सामंतशाही को दबाने के लिए सैनिक शक्ति को बढ़ाया और इसके फलस्वरूप न केवल व्यापार, उद्योग एवं कला का विकास हुआ बल्कि अनेक सैनिक नगरों का जन्म हुआ, जैसे फ्रांस में फिलिप बिले चार्ली, हॉलैंड में विलेमस्टैंड, जर्मनी में फुडेनस्टैंड और नॉर्वे में फ्रेडरिक्सटैंड। यूरोप के कई देशों में अनेक प्रत्येक भाग में को सड़कों के द्वारा जोड़ा गया। इससे देशों का राष्ट्रीय संगठन अधिक सुदृढ़ हो गया। पुराने नगरों में हेर फेर करके उन्हें पुनः सुनियोजित तरीके से बसाने के लिए बोरेक प्रणाली, बोरेक स्टाइल का आविष्कार किया तथा पुराने नगरों को नए ढंग से बसाया गया। फ्रांस में पेरिस, लियोन्स और बॉडी नगर, इटली में रोम, फ्लोरेंस और नेपलिस नगर, इंग्लैंड में लंदन ऐसे नगर है जिनके प्लान में सुधार करके उन्हें सुनियोजित रूप से बसाया गया। शक्तिशाली राजतंत्र शासकों ने नई नई राजधानियों का विकास किया और राजधानी नगर शीघ्र ही बड़े नगरों मेट्रोपॉलिटन सिटीज के रूप में परिवर्तित हो गई। इन नगरों को मेट्रोपॉलिटन नगर कहा जाने लगा। फ्रांस में वर्सेलेस, स्पेन में मैड्रिड, जर्मनी में म्यूनिख, ऑस्ट्रिया में वियना, हंगरी में बुडापेस्ट, पोलैंड में वार्सा, रूस में सेंट पीटर्सबर्ग और डेनमार्क में कोपेनहेगन नगर का विकास राजधानी के रूप में हुआ। 1453 के उपरांत जब पूर्वी देशों का मार्ग यूरोपीय लोगों के लिए बंद हो गया तो इन लोगों ने पश्चिमी मार्गों का पता लगाया। इसमें रोम सागर का व्यापारिक महत्व घटने लगा और अटलांटिक महासागर के बंदरगाहों का महत्व बढ़ने लगा। इसके फलस्वरूप वेनिस, जेनेवा, फ्लोरेंस नगरों ने अपना महत्व खो दिया, जबकि लंदन, पेरिस आदि महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर गए। नगरों की स्थापत्य, वास्तुकला, उपयुक्त कारणों से इटली 16वीं शताब्दी में कला का प्रधान केंद्र बन गया। वहां के कलाकारों ने सौंदर्य पर विशेष जोर दिया। इन लोगों का धर्म सौंदर्य से प्रभावित करता था। इस शैली में जागृति कला के नगरों की रचना पर प्रभाव डाला। इस शैली से ही यूरोप की वर्तमान वास्तुकला, भवन निर्माण की कला का विकास हुआ। इस कला में यूनानी और अरब शैलियों का सम्मिश्रण था। इस शैली का प्रयोग करके बहुत से महल, सार्वजनिक भवन और नगर बसाए गए। इटली के बाद इस कला का विकास फ्रांस में बहुत अधिक हुआ। इस कारण फ्रांस के शक्तिशाली शासक द्वारा कलाकारों को आश्रय देना तथा देश की आर्थिक समृद्धि की ओर विशेष ध्यान देना था। बोरेक प्रणाली, इस प्रणाली के मुख्य उद्देश्यों को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। शासकों के भवन के साथ साथ नगरों का निर्माण करना, नई योजनाओं के अनुसार मुख्य सड़कें सीधी और चौड़ी बनाना, नगर का स्वरूप एक उद्यान की तरह रखना, यथासंभव नगर की योजना सुव्यवस्थित, सुंदर और आकर्षक बनाना, नगरों के बीच में सार्वजनिक स्थान रखना, सड़कों के चौराहे पर चौकार, चौक या घंटाघर की स्थापना करना, सुंदरता बनाने के लिए बीच बीच में बाग बगीचे की स्थापना करना, सड़कों के सारे भव्य मकान और बाग युक्त कोठियां ज्योतिमय क्रम, ज्योमेट्रिकल डिजाइन में बनाना
और सुरक्षा की दृष्टि से नगरों को चार दीवारी से प्रविष्टित करना। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नगर को बसाने में उसकी सुंदरता, सुरक्षा और दृढ़ता का ध्यान रखा जाता था। इन तीन बातों से पहली बात को क्रियान्वित करने में काफी खर्च पड़ता था। उपरोक्त विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक देश ने अपने अपने ढंग से बौरक प्रणाली को नगरों को स्थापना करते हुए अपनाया। फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रूस और स्पेन ने इस शैली में बहुत से नगर बसाए। पेरिस, लियोन्स, रोम, नेपल्स, लंदन नगरों की योजनाओं में सुधार कर उन्हें और अधिक सुंदर बनाया गया।